दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। इसमें आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 2 है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कि क्लास 9 का है, भारत एवं समकालीन विश्व 1। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा और उसमें पढ़ा कि फ्रांस में किस तरह से अत्याचार हुए, किस तरह से दास प्रथा थी, किस तरह से दासों को बंदी बना के काम करवाया जाता था, किस तरह के जन आंदोलन हुए, किस तरह के वहाँ की फ्रांस की पूरी क्रांति हुई और किस तरह से सब कुछ हुआ, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम के लिए क्लियर कर लेते हैं, बोलते हैं कम पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ छोड़नी है। तो ये GS 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री के लगभग 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, कभी कभार नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए हमको तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। तो ये है यूरोप में समाजवाद के बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसमें सीखते हैं क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा और जो जो पॉइंट मैं बताऊंगी उसको नोट भी करिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक दीजिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो है सामाजिक परिवर्तन का युग, ठीक है। तो क्या था ये? तो पिछले अध्याय में अपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, ये तो मैंने बताया। यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता, समानता के शक्तियों, विचारों के बारे में आपने पिछले लेसन में पढ़ा है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया, ठीक है। और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी में फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट याद है आपको? याद है कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेट किसे कहते थे, और श्रेणियों में बटा था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन वर्ग और चर्च के नियंत्रण में थी। तो किस में थी? पॉइंट है, नोट करते जाइएगा जो जो क्वेश्चन पूछूं। तो कुलीन वर्ग और चर्च के नियंत्रण में थी, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेश में घटी घटनाओं ने भी इस विचारों को नया रूप प्रदान किया था। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि वह ये चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो, सडनली ना हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवाद, ये पॉइंट है कि रूढ़िवाद क्या होती है, देखिए। कंजर्वेटिव रूढ़िवाद और कुछ उदारवादी और कुछ जो है वो रेडिकल मतलब परिवर्तनवादी थे, समाजवादी के पक्ष में थे, मतलब समाधानों के पक्ष में थे। ये तीनों क्या हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। उस समय के संदर्भ में शब्दों का क्या मतलब है, तो राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, ठीक है। तो यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि इन सभी शब्दों का हर काल में अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है, मतलब हर परिवेश में एक समान इसका अर्थ नहीं होगा, डिफरेंट होगा। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी के स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। तो उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। तो उदारवादी होते हैं जो समाज में परिवर्तन के समर्थक एवं समूह में जो होते हैं। तो जो समाज के परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह होता है, उसको उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को सम्मान जगह मिले, मतलब सभी धर्मों को सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अभी भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक ही धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। किससे? चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो ये लोग अलग अलग, मतलब इन लोग का धर्म के हिसाब से चलते थे।
उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे और सरकार के समस्त व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और उन्होंने बात कही, यह समूह प्रतिनिधियों पर आधारित है, एक ऐसा निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। यह समूह जो है लोकतांत्रिक नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, ऐसा था उस समय में। इसके बाद रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इसमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के बारे में भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। उदारवादियों का था कि इन लोग मिले, लेकिन इसमें था कि नहीं, इन लोग का इसका मताधिकार नहीं था। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेतीकरण के विरोधी थे। मतलब कि किसी एक पास बहुत सारा चीज़ हो, किसी के पास ना हो, जिसके वो विरोधी थे। सोचे थे समाज में सभी लोग समान हो। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो रूढ़िवादी था वो तबका था रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पहले रूढ़िवादी क्या थे, पिछले ही चीज़ों को फॉलो करे तो उनको लग रहा था वही ठीक है, लेकिन बाद में जब देखा आंदोलन वगैरह इन लोगों का, तो वो लोग भी इस बदलाव में इसको स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, बल्कि बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब पढ़ेंगे हम औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो ये राजनीतिक रुझान एक युग का प्रद्योतक है। यह दौर क्या था, गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे और विकसित हो रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण में औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी हो गई, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या हो गई थी, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में भी गिरावट आ गई थी। तो मताधिकार क्या था, वोट डालने का अधिकार। ठीक है, अब क्या है, अब करेंगे आगे। तो ये देख सकते हैं चित्र है ये कि 19वीं शताब्दी के मध्य लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से। तो बेरोजगारी और बढ़ रही थी उस समय। तो क्या हुए थे, बेरोजगारी बहुत तेज बढ़ रही थी, शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, आवास में साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी रेडिकल दोनों ही समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। क्या थे, सभी व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और वह उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उदारवादी और जो ये थे रेडिकल वाले, उन्होंने व्यापार एवं औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरोध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता दी जाए, हर एक व्यक्ति को, तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, उनके पास पूंजी होगी, उन्हें बिना किसी रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो वह समाज में तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसा उन लोग का विचार था। और इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो चुके थे। मतलब यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उसमें छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। तो राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी के पक्ष में बहुत सारे लोग आने लगे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए। कहाँ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा किस तरह से तख्ता पलट किया गया और वहाँ के राजा को यहाँ तक गिलोटिन के थ्रू मार भी दिया गया।
राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो लड़ाई समानता की थी। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे और सीखते थे। ठीक है, अब यूरोप में समाजवाद का आना कैसे हुआ तो देखते हैं। तो समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के क्या थे? विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? तो उनका तर्क यह था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। जैसे जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको तो फायदे के लिए करते हैं, तो वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति के उत्पादन बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो जाए तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए। और कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति जो थे रॉबर्ट ओवन 1781 से 58 में थे 1858 में इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय मतलब न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलगामी से बहुत सारे बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांस चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफों को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो कार्ल मार्क्स क्या था थॉट इस समय? तो कार्ल मार्क्स जो थे 1818 से 82 तक थे। वह फ्रेडरिक एंगेल्स उनके समकालीन थे जो इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। और मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। अपनी स्थिति को सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों को होगी और उनकी राय थी कि कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का ही समाज होगा। वो एक कम्युनिस्ट समाज चाहते थे और ये उनके विचार था। समाजवाद के लिए समर्थन किया था। तो 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्यस्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अनेक सदस्यों को बहुत मदद पहुंचाने के लिए नए संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। कौन से नाम से? लेबर पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई। ठीक है, तो ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबा बना रहा।
तो अब देखेंगे रूसी क्रांति क्या थी। तो यूरोप के सबसे पिछड़े और औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। 1917 तक फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थिति पर नजर डालते हैं। तो यह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हाउस में जार निकोलस सेकेंड। तो रूसी साम्राज्य जो 1914 में था, तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकेंड का शासन था। जो ये फिगर में देख रहे चित्र में उनका शासन था, जार निकोलस सेकेंड का शासन था। मॉस्को के आसपास बढ़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस कुछ हिस्से में रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत, ये फिगर देख लीजिए आप, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, रोमानिया वगैरह सब देख लीजिए कहाँ पर हैं, तो थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। ठीक है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% थे, ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों को साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था उस समय। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था और काम की पाली के घंटे निश्चित हुए। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकार विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब रहे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूरों को आमतौर पर 10 से 12 घंटे तक पालियों में काम करना पड़ता था। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। तो यहाँ पर डॉर्मिटरी में बनकर तो इस तरह के सोने की व्यवस्था डॉर्मिटर कहा जाता है, तो वहाँ पर रूस में था, आप चित्र में देख लीजिए। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे और मजदूर अपनी मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले उतना वेतन नहीं मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले उन्हें 3/4 वेतन ही मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ साफ दिखाई देते हैं। यद्यपि कुछ मजदूरों को बेरोजगारी, आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लेने के लिए लेकिन ऐसा संगठन बहुत ही कम थे। तो इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्होंने मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित थी। तो देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजाओं, ऑर्थोडॉक्स और चर्च का कब्जा होता था। मजदूर की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर वे सामंतों, नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली थी वो लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार राजा को कहते थे, जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिलती थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी।
इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीन कर किसानों में बांट दिया जाए। तो रूस और फ्रांस में डिफरेंसेस था। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी कर दी जा चुकी थी और 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ये घटनाएं घटने लगी थी। तो रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक लिहाज में भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीनों को अपने कम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट देता है। मतलब किसान सभी ज़मीन ले जाके मीर को दे देते हैं, मीर जो है सभी गाँव वालों को आवश्यकता अनुसार बांट देता था बराबर बराबर। तो रूस में समाजवाद क्या था? 1914 में पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, कौन सी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इन पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था और इस पार्टी का एक अखबार निकलता था जिसमें उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति मुख्य शक्ति बनेगी। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी से देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी मतलब सक्रिय थे और सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप जाए। और किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक मतलब सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों सहमत नहीं थे, लेकिन इनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। वो बटे हुए हैं। किसान गरीब थे, कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे, तो नौकरी से खेती करवाते थे नौकरों से। इस आपसी विभेद के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो सोचते थे कि जार मतलब राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा क्या था? मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति थी। तो रूस एक निरंकुश राजशाही था और अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ समाजवादी क्रांतिकारी को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मतलब मुस्लिम बहुलक इलाकों का भी समर्थन किया मिला। मतलब जदीदियों किसे कहते थे? मुस्लिम बहुलक इलाकों को जदीदियों कहते थे। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों का सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई थी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलो आयरन वर्क में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के लगभग 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने एवं वेतन में वृद्धि और कार्यस्थली में सुधारों की मांग करने पर हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपान नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस मतलब जार के महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआती घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी और जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं? राजा के बिना रोक टोक शासन। और जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम उदारवादी। तो 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन का अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं।
1905 में बाद में ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने वाली, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता का किसी तरह का अंकुश नहीं लगाना चाहते थे, मतलब नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेता को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गए। पहला खेमे में कौन थे? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और तुर्की था। और दूसरे खेमे में फ्रांस था, ब्रिटेन था और रसिया था। और इसमें बाद में इटली और रोमानिया आके ऐड हो गए। तो इसलिए यूरोप के साथ साथ तो हो गए थे। इस सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का भारी काफ़ी समर्थन मिला था। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम हो गए और जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होते लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरीना जो जार की पत्नी महारानी थी, वो अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और घटिया सलाहकारों की खास तौर पर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई और पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिमी सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे पे थे। पूर्वी था ये क्या है, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूर्वी हो गया। तो यहाँ पर दोनों खेमे बढ़ गए सैन्य। तो क्या था, पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की तरफ सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर काफ़ी सेना फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों को मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात में सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। ये देखिए, ये है चित्र कब का? पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही का। तो युद्ध में उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी ठप हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देश के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से खराब होने लगे थे और 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी। अच्छी सेहत वाली मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया और देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाले छोटी छोटी वर्कशॉप्स ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे। अब पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति क्या थी, तो ये भी देख लेते हैं। फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद, तो क्या था, राजधानी था पेट्रोग्राद, बहुत हालत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर, बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई और संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। तो तालाबंदी की फैक्ट्री में ताला बंद कर देना। तो 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। तो फरवरी में जो महिलाएं भी हड़ताल में पार्टिसिपेट कर रही थी, उसी नाम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेक्सी
प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर सकती थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया। तो रविवार 25 फरवरी को सरकार ने डेमो को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में मतलब बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस-नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारियों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी। हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर को सोवियत एयर परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुआ जहां अब तक डीमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल ने जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दिया। सोवियत और डीमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तब तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसले लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उनका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। तो फरवरी क्रांति में महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाले मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन-फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उनके समर्थकों को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और इसके लिए पावरोटी भिजवाई। अपने पावरोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उनसे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती हैं, तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हैं तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठा हो गईं और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें ने भी काम करना रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। तो फरवरी के बाद क्या हुआ? तो अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। तो जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए और बोल्शेविक पार्टी का ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया और औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी और जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविक का प्रभाव
प्रभाव जो है बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी और सरकार फैक्ट्रियां चलाने की मजदूर द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गाँव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारियों नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बनी और बनाई गई तथा सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। तो ये है जुलाई के दिन 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना का गोलीबारी का दृश्य। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियत के मौजूद बोल्शेविक को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया और सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस तरह लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कोरेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के की सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया और टेलीफोन और टेलीग्राफी दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया और सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन औरेरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते में आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई और खास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो कम्युनिस्ट क्या होते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। ये शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। तो अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ? तो बोल्शेविकों की निजी संपत्ति की व्यवस्था की पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई थी। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई थी। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। उनके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर रख दिया। संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए लेकिन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला। तो ये सोवियत टोपी है जिसे पहने एक सिपाही है। तो जनवरी 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क से जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था और गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी और बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए और क्योंकि वो समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी मोह से मोह भंग होने लगा। मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918 का है।
अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके के दो दृष्टिकोण। तो 25 अक्टूबर 1905 को क्रांतिकारी उथल-पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई और किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त जमीन, युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदारों की हवेली लूट ली गई, उनके खेत कब्जे में ले लिए गए और विशालकाय बाग के पेड़ काट कर लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई और उनकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और जमीन किसानों के बीच बांट दी गई और सो 20 जिंदगी जीने को तैयार थे। तो एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा था कि उनके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी शांतिपूर्वक हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी उसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि बड़ी बात यह विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें जीने दो, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उनसे मानवता भरा व्यवहार करेंगे। अफवाह है कि कई गाँव में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते थे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, तो उस समय की बात है। तो गृह युद्ध की बात करें तो जब बोल्शेविक ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे और वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और शाहशाहियों के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की और उनके नेता दक्षिणी रूस से इकट्ठा होकर बोल्शेविक से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगा। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी और अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। वे सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी बड़ी समस्याएं फैलने लगीं। तो आगे क्या हुआ? तो व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविक के प्रति समर्थन और तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम ज्यादतियों की मदद से कामयाबी मिली थी। जहाँ रूसी उपनिवेशवाद की ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती थी। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया और उन्हें क्या किया गया? आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रवादियों को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूस साम्राज्य से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई और लेकिन क्योंकि बोल्शेविक ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश की थोप दी और इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में बात करें तो क्या हुआ था? तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा गया। उन्होंने किसानों को ज़मीन पर खेती की छूट दी, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर रही है। इसी आधार पर 5 साल के लिए लक्ष्य तय किए जाते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहले 2 योजनाएं 1927 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में भी आए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ दिया गया है। अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया 2 दृष्टिकोण। तो यहाँ पर एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सियन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन तथा यूरोप में कम्युनिस्टर के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय के मध्य
इसके में उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। उसकी सहायता एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था, उसे क्रांतिकारी के बारे में पता था, किसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया जिन्होंने किर्गिज की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस तरह क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए और जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उनके साथ नारे लगाने लगा। एमएन रॉय मेयर्स 1964 की बात है। तो किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया और ये उम्मीद जगाई कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाह सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। एक कजाक नेता अलेक्जेंडर बेनिगसन एवं चंताल केलुकेचे। तो समाजवादी समाज का निर्माण। तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक के उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा गया, तो हो चुका। उसके बाद क्या हुआ, तो मगर तेज निर्माण और कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क जो था, शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालयों के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिले दिलाने के लिए खास इंतजाम भी किया गया। तो कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था और 30 दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चों के बारे में है। तो यहाँ पर 30 के दशक में कारखाने की भोजन कक्ष है और ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा। तो यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती। तो 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया और कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया और सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत पर आधार आमदनी को उनके बीच बांट दिया गया था। तो एक महिला कामगार के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रियासती मकान बनाए गए। और लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। तो स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या था, तो नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती और खेती के समूहीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 और 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेचा जा सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 के पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारी। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई और फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। तो इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी कर दिया और ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया गया था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया।
सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस अपने विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्रता किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मर गए थे 1930-33 में। पार्टी में भी बहुत सारे लोग अनियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकी के परिणामों और आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचना पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों को इस तरह के आरोप लगाए गए कि 1939 तक आते-आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनके इस आशय के बयान लिखवा दिए गए थे कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिशों में हिस्सा लिया। इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। तो सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। तो इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बड़े पैमाने पर विद्रोह किए। यह स्थिति सामूहिकीकरण क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम था। तो बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आसपास के इलाकों में फैल गईं। सबसे आक्रामक विदेशी विद्रोह जो सीमावर्ती इलाकों में हुए। विद्रोही किसानों का ज़्यादा जोर इस बात पर था कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए गए। 1 फरवरी 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी थी और 656 को मृत्युदंड दिया गया था और 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया और 5,580 को देश निकाला दिया गया। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख के एम कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट है। ये विशाल सामूहिक फर्मों में काम करने के लिए जुटी किसानी औरतों के बारे में देख चित्र है। ये रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो बल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट में हिस्सा ले लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह समाजवाद को वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व सामाजिक आंदोलन में भी इस तरह बात को मान लिया गया और सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेतों के विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यकता स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम कर दी गई और हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करने लगे थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। तो रूसी क्रांति प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे, उनमें से कई कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया और इसी पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती हैं। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी। उनके अलावा H.D. विद्यालंकर ने द रिबर्थ ऑफ रशियन, द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों में बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। तो सोवियत में एक भारतीय
1920 में अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों में को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देख के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायने में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले ज़्यादा खुश और संतुष्टि दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनके आत्मविश्वास और निडरता भर दी। 50 अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहाँ मजदूरों, किसानों, सिपाहियों के सभी पेशेवर वक्ता की तरह बहस करके देख सकते हैं। तो रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1930। मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूर ही है और यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने खड़े हुए। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ उसे देखकर लगता था कि अब अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात। महज एक दशक पहले से ही हमारे लोगों में जितने के अनपढ़ लाचार भूखे थे, ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन पर पहाड़ को उतार फेंका। तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं ख़त्म होता है। तो क्रियाकलाप है, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। रूस के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात 1905 पहले कैसे थे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर लिख के हमें भेजने की कोशिश करिएगा। और ये कूलब, ड्यूमा, उदारवादी, स्टालिन का समूहीकरण ये क्या है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स बताइएगा या हम टेलीग्राम लिंक देंगे, वहाँ पर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। तो जाने से पहले अगर आपको चैनल पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।